जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम मिशन पे। आइए आज हम लोग हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन लाए हैं जो आप लोगों को सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम में भी और सिविल कोर्ट प्यून का भी एग्ज़ाम में भी आप लोगों को सहायता करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है अचरज, बी है अंधकार, सी है अंगरक्षक और डी में है आशा। इसमें से कह रहा है कि तत्भव शब्द कौन सा है। तो तत्भव जो है, देखिएगा कि शब्द को उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कितना भाग में? चार भागों में बांटा गया है। इसमें पहला क्या है? तत्सम। क्या? तत्सम। दूसरा क्या है? तत्भव। क्या? तत्भव। तीसरा क्या है? देशज। क्या? देशज। और चौथा है विदेशज। क्या है? विदेशज। तो आइए इसको में क्या होगा सही आंसर। तो तत्भव शब्द इसको में से अचरज है। कौन है? अचरज। अचरज जो है वो तत्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। आइए चलते हैं दूसरा पे। दूसरा क्या है कि शीत का विलोम क्या होगा। क्या? शीत शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो शीत का विलोम जो होगा वो शीत का क्या हो जाएगा। शीत का अर्थ क्या होता है? शीत का अर्थ होता है ठंड। क्या? ठंड। तो इसको क्या हो जाएगा, शीत का जो है विलोम हो जाएगा उष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्ण। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गर्म का क्या हो जाता है? ठंडा। और कृष्ण का क्या हो जाएगा? कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल। सु शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। और गीत का क्या हो जाएगा? गीत का अगीत हो जाएगा। गीत का अगीत हो जाएगा विलोम शब्द। आइए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर का अर्थ नहीं है। कर का अर्थ क्या नहीं है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी है हाथ, सी है किरण और डी है टैक्स। कर आगे कर का अर्थ नहीं है, इसमें से क्या कर का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है वो कर का अर्थ नहीं है। कर का अर्थ होता है हाथ भी होता है। कर का अर्थ क्या क्या होता है? हाथ भी होता है और किरण भी होता है और टैक्स भी होता है। कर माने टैक्स भी होता है, कर माने किरण भी होता है और कर का अर्थ हाथ भी होता है। यानी इसमें से क्या नहीं है? तो सूर्य जो है वो कर का अर्थ नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। क्या करना है? एक शब्द का प्रयोग करना है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो कठिनाई से मिलता है वो क्या होता है? दुर्लभ होता है। क्या होता है? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। जहाँ तक पहुँच न हो उसको क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और सुलभ क्या कहते हैं? जो सहज से उपलब्ध हो जाए। क्या हो जाए? जो सहज, जो तुरंत उपलब्ध हो जाए उसको सुलभ कहते हैं। आगम किसको कहते हैं? आगम हम लोग देख लिए कि जहाँ तक पहुँच नहीं हो उसके लिए एक शब्द होता है जिसको आगम कहते हैं। और दुर्लभ किसको कहते हैं? जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अनिल और अनल का अर्थ देने वाला शुद्ध युग्म कौन सा है? अनिल और अनल। क्या? अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? तो अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला वायु और अग्नि है। क्या है इसका सही आंसर? वायु और अग्नि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। क्या है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में क्या है उपसर्ग? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा उपसर्ग है। पराजय में पारा उपसर्ग है। और प्रत्यय कौन हो जाएगा? प्रत्यय अगर देखिएगा तो प्रत्यय पराजय
में उपसर्ग किसको कहते हैं? जो आगे लगा हुआ होता है, जो मूल शब्द के आगे लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और प्रत्यय पूछेगा तो जो लास्ट में लगा होता है, मूल शब्द का जो लास्ट में लगा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग हम लोग देख लिए कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पारा उपसर्ग है। क्या है? पारा उपसर्ग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी पारा इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखावट। क्या है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? अभी हम लोग देखे क्या? अभी हम लोग देखे उपसर्ग देखे थे, तो उपसर्ग क्या देखे? पराजय में पारा है। अब प्रत्यय देख रहे हैं जो लास्ट में लगा होता है, जो मूल शब्द के लास्ट में लगा होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। तो लिखावट में, किसमें? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवत प्रत्यय है। क्या है? आ व ट, आवट प्रत्यय है। कौन प्रत्यय? आवट प्रत्यय लिखावट में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसका आंसर आवट है। क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आवट है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और आगे चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? क्या? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महोत्सव का होता है, देखिएगा, महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महा जोड़ उत्सव। क्या? उत्सव। महाजोड़ उत्सव होता है महोत्सव। तो महोत्सव का क्या है? महाजोड़ उत्सव। तो ऑप्शन नंबर के में देख रहे हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में महोत्सव का सही संधि विच्छेद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सही संधि विच्छेद दिया हुआ है महाजोड़ उत्सव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने घर जाना था। क्या? मैंने घर जाना था। ये नहीं, देखने पढ़ने में ही लग रहा है कि एक क्वेश्चन गलत है, लिखा हुआ गलत है। मैंने घर जाना था, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि मुझे घर जाना था। क्या? मुझे घर जाना था, यानी इसको में जाना गलती लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जाना जो है जाना गलती लिखा हुआ है। इसका शुद्ध जो है वाक्य होगा क्या? कि मुझे मुझे घर जाना था। क्या? मुझे घर जाना था, इसका शुद्ध रूप होगा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में हम लोग देखें समास कितने प्रकार के देखिए, जिसका अंतिम पद, क्या? जिसका अंतिम जो पद होता है, अंतिम पद जिसका प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? सी सही हो जाएगा। क्या? सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष का। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है देशभक्ति में? तो तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं। ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या है? इसका आंसर हो गया सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? क्या है? कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो आप लोग देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है कृतवाच्य, बी में है भाववाच्य, और सी में है कर्मवाच्य, और डी में है क्रियावाच्य। क्या? डी में है क्रियावाच्य। तो देखिएगा तो इसका कर्मवाच्य ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पढ़ा जा रहा है, यानी कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। यहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुस्तक क्या किया जाता है?
तो पुस्तक पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। कृतवाच नहीं होगा, भाववाच नहीं होगा, यहाँ सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से अव्यय कौन है? क्या अव्यय कौन है निम्नलिखित में से? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? देखिए, अव्यय प्राचीन, बी में है मोटा, सी में है गरीब और डी में है और। क्या है? डी में है और। तो कह रहा कि अव्यय कौन है? तो सबसे पहले देखें कि अव्यय कहा जाता है किसको? क्या अव्यय कहते हैं किसको? तो जिस शब्द का रूप सादा एक समान हो। क्या हो? जिस शब्द का रूप सादा के लिए एक समान हो, जैसे लिंग, वचन और कारक, विकार, उसको अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है, उसको अव्यय कहा जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से अव्यय कौन है? तो अव्यय जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्या? और जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अव्यय जो है और को कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कह रहा है कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या कह रहा है कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसको में देखिए तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निर्दोष होना। क्या होना? निर्दोष होना। दूसरा में क्या है कि पाप करना। दूसरा में पाप करना, यानी ऑप्शन नंबर सी में है दिया हुआ पाप करना, बी में दिया हुआ है दोषी होना और डी में दिया हुआ है चोरी करना। दूध का धुला होना, देखिए आगे गांव घर में भी क्या कहता है कि दूध का धुला हुआ है। दूध का धुला हुआ यानी निर्दोष होना होता है। क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है कि निर्दोष होना होता है। क्या? निर्दोष होना। तो बोला कि दूध के धुलल है। दूध के धुलल माने क्या होता है कि निर्दोष होना होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो निर्दोष होना होता है। आगे क्या चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में क्या कर रहा है